हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। आज सिविल ज्ञान सेंटर पे ये सोम का अगला चैप्टर आप कह सकते हैं हम शुरू करने जा रहे हैं शियर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बाद, जिसमें हम लोग कुछ बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, क्योंकि हमारे सोम में वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि लोग कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि भाई बताओ लोडिंग लगने पे मटेरियल में पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है। एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है। अगर हम लोडिंग लगाएंगे, मान लेते हैं कोई कॉलम है, क्यूब है, उसके ऊपर हम पी लोड लगा रहे हैं, दबा रहे हैं उसको, तो पहले उसमें स्ट्रेस आएगा कि स्ट्रेन आएगा। तो इनकेस अगर आपको नहीं पता है, सबसे पहले स्ट्रेन आता है। मटेरियल दबने की कोशिश होती है, मटेरियल के अंदर दबने की टेंडेंसी होती है। फिर उस दबने की टेंडेंसी को रेजिस्ट करने के लिए मटेरियल का एक इंटरनल प्रॉपर्टी इंड्यूस होता है, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है जो बॉडी ऑफर करती है अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। वो डिफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कंप्रेशन, टेंशन, शेयर डिफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग आज मेन बात करेंगे स्ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रेसेस का एक मोटा मोटी बात याद रखिए कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, ठीक है। फिर बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन स्ट्रेस की। स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन करें तो स्ट्रेस प्राइमरली दो टाइप में बटा है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल ये डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल का कौन सा एरिया अफेक्टेड है। जैसे अगर ये मटेरियल है हमारा, इस पर एक ऐसे लोड लग रहा है जो उसके एरिया के नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, ठीक है। एरिया के नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेस। और इनकेस अगर वो एरिया के पैरेलल है, कि कुछ ऐसा लोड लग रहा है, एरिया के पैरेलल है, तो वो क्या इंड्यूस करेगा? वो शियर स्ट्रेस इंड्यूस करेगा। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। तो इसका मोटा मोटी दो क्लासिफिकेशन, नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल, जिसे हम लोग शियर स्ट्रेस कहते हैं। फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस दो तरीकों से आते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस एंड बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। सेम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी दो तरीके से, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस या डायरेक्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस, या टॉर्शनल टेंजेंशियल स्ट्रेस या टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। ये टॉर्क की वजह से आता है, टॉर्क लगने की वजह से। तो हम लोग ये देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अब डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में क्या है? ये हमारा एक मान लीजिए ब्लॉक है या कॉलम है, बीम है, इसको हमने उसके एक्सिस के अबाउट लोड लगा दिया, वो उसको खींच रहा है। अब ये देखिए, ये एरिया है, इसके नॉर्मल एक लोड है और वो उसको खींच रहा है। तो क्या करेगा? सबसे ज़्यादा जो खींचेगा वो जो उसके करीब वाला वो है पोर्शन, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा लोड झेलेगा, फिर थोड़ा ये झेलेगा, फिर ये झेलेगा। एक समय बाद सब बराबर झेलने लगेंगे, ठीक है। हम लोग यूनिफॉर्म लेके ही चलते हैं, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल हम लोग नहीं लगाते। अभी बात करेंगे सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या है। तो जब भी एक मेंबर पे लोड लग रहा है एक्सियली, ध्यान रखिएगा वर्ड एक्सियली लोड लग रहा है, तो उसको बोला जाता है कि वो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में है, ठीक है। अब ये एक्सियली टेंसाइल भी हो सकता है, ये एक्सियली कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का सबसे पहला कंडीशन ये है कि उसके ऊपर लोड एक्सियल लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन काटूँ और उसका काट के अलग करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो इसमें इधर भी पी लोड लग रहा होगा, इधर भी पी लोड लग रहा होगा, और स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा डी पी बाई ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये ए से मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल कहते क्या है? अब ये जब उसके जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल कहते क्या हैं। सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल ये कहते हैं, इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं मैं। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल कहते हैं कि अगर आपका मेंबर में डायरेक्ट लोड लग रहा है, तो जो सबसे पहला प्लेन है जहां पे लोडिंग हो रही है,
फिर थोड़ा सा डिस्टेंस, बहुत क्लोज है, ये डिस्टेंस मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो शुरुआत में जो मिडिल वाला पोर्शन है वहाँ सबसे ज़्यादा लोड लगा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड लगा होगा इधर की ओर, अगर इधर की ओर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लगा होगा, फिर थोड़ा सा और कम हुआ होगा, और एक समय बाद पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म लोड लगेगा, पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म लोड लगेगा, दैट इज P/A। ठीक है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल यही कहते हैं। और कितना ये बोलते हैं, ये कहते हैं कि ओनली 5% ऑफ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि भाई जहां लोड लग रहा है एग्जैक्ट वहां पे तो क्या कहते हैं बाकी वाले एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से ये सेंट वेनेंट का कंसेप्ट है। इसको अपोजिट वे में ये कह सकते हैं कि 95% ऑफ द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया पहला, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि एक्सियल लोड की वजह से आ रहा था। कैसी लोडिंग की वजह से? एक्सियल लोडिंग की वजह से। ठीक है, अब दूसरा है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इसमें लोडिंग जो होती है वो एक्सियल नहीं होती है, इसमें लोडिंग इसेंट्रिक होती है। क्या होती है? इसेंट्रिक लोडिंग। अब समझते हैं इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग होती है, जैसे मैंने यहाँ 3D में डायग्राम बनाया है, मैं मान लूँ ये वाला हमारा एक्सिस है, मिडिल पोर्शन है। ठीक है, ये इसका अंदर वाली एक्सिस ये होगी कुछ। अब मेरा इस एक्सिस के अबाउट लोड ना लगकर कहीं यहाँ लोड लग रहा है, हम मान लेते हैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ लोड लग रहा है एफ। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या, थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर देते हैं नीचे, क्योंकि वैसा है, मान लेते हैं यहाँ दब रहा था, यहाँ खींच रहा था। ठीक है, अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा कि इस एक्सिस के अबाउट इसको एक कपल, दैट इज मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट मिलेगा। ऐसे समझिए, मैं इसमें वीडियो तो है नहीं, अपने पेन को पकड़िए, अपने पेन को दोनों हाथों से बेंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो अब उसके फाइबर्स जो होंगे, ये नीचे का फाइबर खींच रहा है, ऊपर का फाइबर दब रहा है, ये वाला फाइबर दब रहा है और ये वाला फाइबर खींच रहा है। कहीं बीच का कोई फाइबर होगा वो जो कि नहीं दबेगा ना ही खींचेगा। ठीक है, तो इस तरह की लोडिंग को इसेंट्रिक लोडिंग कहते हैं, जो एक्सिस से पास नहीं हो रही है। ठीक है, एक्सिस से पास नहीं हो रही है, उसकी वजह से मूवमेंट आएगा, दिस मूवमेंट mz, क्योंकि ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस है, तो इसके अबाउट मूवमेंट mz, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्शन लिखा है yxz। ठीक है, तो ये z एक्सिस है, तो इसके अबाउट मूवमेंट mz। ठीक है, तो अब मूवमेंट लगेगा, इसकी वजह से होगा क्या, मान लेते थोड़ा 2D में देखते हैं कि ये हमारा एक बॉक्स था, उसके ऊपर हमने ऐसे अपने उंगली से, सोचिए कि आपकी पेन थी, आपके पेन के आपने पेन दोनों हाथ में पकड़ के उसको बेंड करने की कोशिश की है, तो वैसे बेंड कर रहा हूँ मैं ऊपर की ओर, तो होगा क्या, नीचे के फाइबर फैलेंगे, उनमें टेंशन लगेगा, ऊपर के फाइबर कंप्रेशन लगेगा। ठीक है, ये आपके बेंडिंग के ऊपर है। अब ये मत कहिएगा कि हमेशा ये होता है क्या, नहीं, ये आपकी बेंडिंग की वजह से है। नीचे के फाइबर टेंशन में जा रहे हैं, ऊपर के फाइबर कंप्रेशन में जा रहे हैं। बीच का कोई फाइबर होगा जो कि ना ही टेंशन में होगा ना ही कंप्रेशन में होगा, इसको बोलेंगे न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ जो कोई बीच का एक प्लेन है जो ना ही टेंशन में है ना ही कंप्रेशन में है, दैट इज न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल एक्सिस। प्लेन बनाना हो तो यहाँ पे 3D में आप बना सकते हैं इस फिगर में, वो हमारी अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये बेंड हुआ कुछ ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इस केस में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सारे फाइबर
कंप्रेशन में है उनमें कंप्रेशन लग रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे सारे फाइबर टेंशन में है, उन्हें टेंशन लग रहा है। तो इस तरह के कंडीशंस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं। ये किसकी वजह से आए? ये डायरेक्ट पुल और पुश की वजह से नहीं आए, ये बेंडिंग की वजह से आए। तो ये हो गए बेंडिंग स्ट्रेसेस। थोड़ा सा बना के और कुछ चीज़ें बता दूं, ये हो गए बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब ये एक तरह का आर्क टाइप का बना, जिसमें हम सेंट्रल लेंथ तक अगर हम रेडियस आर मान लें, ये आर है, तो ये कुछ फाइबर फैली है नीचे वाली, ये वाली फाइबर ओरिजिनल लेंथ से कुछ फैली है, और ये वाली फाइबर जो ओरिजिनल लेंथ था एल, मान लेते हैं ओरिजिनल लेंथ एल था, उससे कुछ घटी तो इसको मान लेते हैं एल माइनस डेल्टा एल, और ये हो गया एल प्लस डेल्टा, और बीच वाला जो है वो एल के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़ें बात आई कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है। ठीक है, पहले तो न्यूट्रल एक्सिस के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? वो एक्सिस जिसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, वो एक्सिस जिसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट एक्सिस इज नीदर सब्जेक्टेड टू टेंशन और कंप्रेशन। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, द एक्सिस अबाउट विच बेंडिंग मोमेंट एक्ट, बेंडिंग मोमेंट एक्ट। ठीक है, इसके अबाउट या इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, हम या बोल सकते हैं हम, और अबाउट विच रोटेशन अकर। ठीक है, ये एक्सिस ना ही इलोंगेट होगी ना ही कंप्रेस्ड होगी। ठीक है, तो हमको ये चीज़ पता चल रही है कि देखो सबसे ज़्यादा कंप्रेस हुआ है ऊपर वाला, और सबसे ज़्यादा फैला है नीचे वाला। तो मैक्सिमम तो क्या कहते हैं हमारा ऊपर और नीचे है, और जीरो कहाँ पे है? जो स्ट्रेस जीरो लग रहा है वो यहाँ लग रहा है, यहाँ जीरो स्ट्रेस है। ठीक है, तो हमको यहाँ से मिलता है, ये पता चलता है कि एक्सट्रीम फाइबर पे, अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊं कि मान लेता हूँ ये क्रॉस सेक्शन था हमारा, ये क्रॉस सेक्शन था, तो इसके अबाउट अगर हम ये फिगर बनाएं, तो जो ऊपर का फाइबर था, ऊपर का फाइबर था वो मैक्सिमम कंप्रेशन में गया। ठीक है, ऊपर का फाइबर था जो वो मैक्सिमम कंप्रेशन में गया, नीचे का फाइबर जो था वो मैक्सिमम टेंशन में गया, और बीच वाला ज़ीरो, उस पर कोई नहीं आ रहा। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, आप लोग बताइएगा क्या मैं सही कर रहा हूँ, कि कंप्रेशन को पॉजिटिव मानते हुए ऊपर का मैक्सिमम कंप्रेशन, ठीक है, नीचे का मैक्सिमम टेंशन, खींचता हुआ दिखाऊं, मैक्सिमम टेंशन, और बीच में ज़ीरो। तो ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेसेस होता है इन केस ऑफ, ये अजम्पशन हम लोग भी लेते हैं, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग। मतलब प्योर बेंडिंग मतलब क्या? केवल बेंडिंग हो रही है और कुछ हो ही नहीं रहा है, और कोई एक्सियल पुल वुल नहीं लग रहा है। तो इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग हम लोग क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि स्ट्रेस वेरिएशन जो है वो लीनियर है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्योर बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी आती है, उसको भी लिख लेते हैं। प्योर बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या आती है वो, अब उसके डेरिवेशन कराने जाएंगे तो अच्छे से डेरिवेशन हो सकती है, लेकिन उसकी हमें यहाँ नीड नहीं है। प्योर बेंडिंग इक्वेशन में बस कंडीशन इतना जानिए कि ओनली बेंडिंग अकर, मतलब बेंडिंग अकर मतलब इसेंट्रिक लोडिंग अकर्स, बेंडिंग अकर। ठीक है, और कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो इक्वेशन बनती है वो है m बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है? m है आपका बेंडिंग मोमेंट, m है आपका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, m आपका बेंडिंग मोमेंट, i क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
या मैं और अच्छे से बोलूँ तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो अभी हम लोगों ने कर्व बना के देखा था यहाँ पे, ये आर वो है उस कर्व का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा है स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई है डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और कुछ बचा, ई है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये बात हो गई। और एक दो चीज़ बात जान जाइए कि हमको इस फॉर्मूले से दिख रहा है कि आर जो है जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ेगा आर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इन्वर्सली रिलेटेड है, कि हमको ये पता चल रहा है m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर हम m बढ़ाएंगे तो r घटेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि m और r के बीच में, और m अगर आपका कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तब हमारा r कांस्टेंट होगा, r कांस्टेंट होगा, और ऐसे केस में सर्कुलर इलास्टिक कर्व बनेगा। इलास्टिक कर्व जो होगा विल बी सर्कुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है शियर स्ट्रेसेस में। तो देखिए शियर स्ट्रेसेस में सबसे पहले तो आप ये जानते रहिए कि अब हमारा जो एरिया है, जैसे ये हमारा एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके पैरेलल फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक एक्सिस काटूँ और पूछूँ यहाँ क्या लग रहा है, तो आप ऐसे बनाओगे कि सर ये फोर्स यहाँ लग रहा था P, तो इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स यहाँ एक लग रहा है P। तो ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, क्या ये नॉर्मल टू द एरिया है? नहीं, ये पैरेलल टू द एरिया है। तो ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंशियल स्ट्रेस। और ये डायरेक्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग की वजह से लग रहा है, इसीलिए ये डायरेक्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस है। किसकी वजह से? ये ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग, ठीक है, ट्रांसवर्स लोडिंग, ड्यू टू ट्रांसवर्स लोडिंग, इसीलिए ये डायरेक्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि देखिए आगे हम लोग शियर स्ट्रेसेस करके एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, बेंडिंग मोमेंट करके एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग डिटेल में कुछ और बातें भी देखेंगे। यहाँ पे बस इतना जानते रहिए कि शियर स्ट्रेस जो होता है इसका वेरिएशन जो होता है क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट में लीनियर देखे थे, यहाँ पे पैराबोलिक होता है, ये याद रखिएगा, पैराबोलिक या 2 डिग्री कर्व होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक और कंडीशन लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब बात आती है, क्यों लिखा हूँ अभी पता चलेगा, टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ F ऐसे और ऐसे लगाया था, अब वैसे मत लगाओ, अब तुम लगाओ F इस डायरेक्शन में, ये इधर लगा, ये इधर लगा। अब तुम अपने पेन को ऐठो, अगर किसी को ये शब्द समझ में आता है तो एक पेन को पकड़ो मुट्ठी में एक हाथ में, दूसरे हाथ से उसको रोटेट करो और ऐठने की कोशिश करो, ठीक है। उसके हॉरिजॉन्टल, इस वाली एक्सिस के अबाउट नहीं,
अब उसके इस वाले एक्सिस के अबाउट उसको ऐंठने की कोशिश करो। तो जब हम ऐसे करेंगे, तब उसके अंदर एक टॉर्शन आएगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, मैं इस फिगर को और नीचे बना ले रहा हूँ एक बार और। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐंठने की वजह से, ठीक है, ये ऐसा एक टॉर्क लगा, ये टॉर्क, और ये टॉर्क की वैल्यू F इंटू डी, डिस्टेंस जो भी है उसकी है। अगर मैं मान लूँ यहाँ टोटल डायमीटर d है तो d/2, F इंटू d/2, और दोनों तरफ से लग रहा है तो इंटू 2, टोटल हो गया F इंटू डी। ठीक है, इधर ऊपर भी F है नीचे भी F है, तो F इंटू d/2 डिस्टेंस और इंटू डी। ठीक है, सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट में भी F इंटू डी आएगा, वहाँ पे अलग था। ठीक है, वहाँ P था, मैंने शायद P लिया था, तो P इंटू डी था, देख लीजिएगा आप ऊपर करके पीछे का जाके। तो ये एक टॉर्शन लगेगा इसकी वजह से। ठीक है, अब बोलता क्या है, सेम अगर केवल टॉर्शन लग रहा है तो प्योर टॉर्शन इक्वेशन भी आती है, जैसे बेंडिंग में आ रही थी प्योर बेंडिंग इक्वेशन, यहाँ पे प्योर टॉर्शन इक्वेशन आती है। ठीक है, प्योर टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, उसमें बोलता क्या है कि T/IP, यहाँ IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इक्वल टू τ/y इक्वल टू g θ/l। ठीक है, एंड व्हाट, अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है, अब देखिए रोटेट करेंगे तो एंगुलर डिस्टॉर्शन होगा, जैसे ये एंगल इसके बीच में थीटा है, आगे चल के वो कुछ और हो जाएगा, एंगुलर चेंज होगा। तो यहाँ थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ ट्विस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थीटा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एंगल ऑफ ट्विस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। जी जो है शेयर मॉड्यूलस है, टी है टॉर्क, टाउ है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, और y है वह एक्सियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और l लेंथ है। तो इस तरीके से, और IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सियल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, एक एक करके लिख लेते हैं। ठीक है, T है टॉर्क, IP है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा एरियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर d। ठीक है, टाउ है टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, g है आपका शेयर मॉड्यूलस, y है एक्सियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस बोलिए, एक्सियल नहीं, क्योंकि सेंटर से ले रहे हैं ना, रेडियल डिस्टेंस ऑफ फाइबर। ठीक है, और क्या बचा, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एक और इसमें बनता है फाई, वो बनता है शेयर स्ट्रेन। अब है क्या चीज़ बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए रफ फिगर बना रहा हूँ। ठीक है, हमने इस सर्कुलर रॉड को रोटेट किया, तो ये जो पॉइंट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट था स्मॉल a, अब ये यहाँ पहुँच गया रोटेट करने की वजह से a', हमने इस पर टॉर्क लगाया, तो अब ये सेंटर पे कुछ एंगुलर डिस्टॉर्शन किया होगा, और एक इसके अबाउट एक्सियल सेंटर के अबाउट भी एंगुलर डिस्टॉर्शन किया होगा। ठीक है, तो जो सेंटर पे एंगुलर डिस्टॉर्शन करता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है, और जो एक्सियल डिफॉर्मेशन हो रहा है ये है शेयर स्ट्रेन। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है प्योर टॉर्शन का इक्वेशन। ठीक है,
प्योर टॉर्शन भी कब लगेगा? वो तब लगेगा जब आपका केवल और केवल टॉर्क लग रहा हो। ठीक है, तो हम लोगों ने चारों बातें देख ली। हम लोगों ने डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस देखा। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस किसकी वजह से था? फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस बोलो या फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस भी बोलते हैं इसको, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस। ये कंप्रेशन और टेंशन दोनों हो सकते हैं, ऊपर वाला भी कंप्रेशन टेंशन दोनों हो सकता है। ये किसकी वजह से था? फिर डायरेक्ट shear stress एंड टॉर्शनल shear stress। इतनी चीज़ें हम लोगों ने बात करके देखी। ठीक है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल लोडिंग, ये इसेंट्रिक लोडिंग, इसेंट्रिक की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग, इसेंट्रिक लोडिंग। ये क्या था? ये डायरेक्ट shear स्ट्रेस, ट्रांसवर्स फोर्सेस, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग, और ये टॉर्क की वजह से। ठीक है, सो इन दिस वे क्या कहते हैं, हमारे चारों स्ट्रेसेस हम लोगों ने देख ली। और हम लोगों ने दो तरह के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखे। एक था एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? बेंडिंग में। और एक पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा था? वो हो रहा था ट्विस्टिंग में या टॉर्क लगने में, जिसको बोलते हैं ट्विस्टिंग में। एक और होता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस्तेमाल होता है एंगुलर एक्सेलरेशन में, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिए आप। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन शुरू हो गया। आगे अब हम अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टीज़। जो हो सकता है मैंने वीडियो डाली हो, लेकिन अगर क्योंकि लाइन बाय लाइन है तो उसमें अगला वही है, तो वो देखेंगे। उसके बाद इस पर भी क्वेश्चंस करेंगे। प्रैक्टिस सेट का मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिस सेट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस देखिएगा और यहाँ से कंसेप्ट। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी ये प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियोस में भी चलेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें, रेजिलेंस है, प्रूफ रेजिलेंस है, ठीक है, टफनेस है, कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को देखनी अभी बाकी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए। तो चलिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।